नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेया और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का एक अध्याय जिसका नाम है लखनवी अंदाज। और ये जो चैप्टर है वो यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। तो अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भारत की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनात्मक विशेषता है। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब लेखक बता रहे हैं कि लेखक को कहीं जाना था और जिस स्टेशन से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी उस स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी हुई थी और शुरू होने के लिए वो सिग्नल भी दे रही थी, मतलब हॉर्न बजा रही थी, धुआं निकल रहा था। तो इससे मतलब लेखक को पता चल गया कि अच्छा ट्रेन तो खुलने वाली है। इसलिए लेखक ने जल्दी जल्दी सेकंड क्लास का टिकट ले लिया क्योंकि उनको रास्ते के सफर में मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। वो चाहते थे कि जो सफर हो रहा है मेरा उसके बीच में मतलब कुछ अपनी नई कहानी के लिए कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ सोच लूं। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया ताकि मतलब वो किसी सीट पर अकेले बैठकर शांति से अपनी नई कहानी के लिए चीजें सोच भी सके और साथ साथ बाहर जो सीनरी है, नेचुरल सीनरी, उसका भी आनंद ले सके क्योंकि उससे हो सकता है उनका मूड रिफ्रेश होता। तो इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। थर्ड क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ होती तो इसलिए उन्होंने उसे थर्ड क्लास रिजेक्ट कर दिया और फर्स्ट क्लास हो सकता है लेखक अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब गाड़ी छूटने वाली थी, गाड़ी स्टेशन से निकलने वाली थी, इसलिए डिब्बे लेखक दौड़ पड़े और उन्हें मतलब कोई एक डिब्बा दिखा, उन्हें लगा कि हो सकता है खाली डिब्बा होगा, इसलिए वो दौड़कर उस डिब्बे में चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, लेकिन जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस डिब्बे में चढ़ जाता हूँ, हो सकता है इसमें कोई आदमी ना हो ताकि मैं जो अपनी मेरी मंशा है वो मतलब मैं पूरी कर सकूं। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, लेकिन जैसे ही मतलब लेखक ने उस डिब्बे में एंट्री ली और बैठने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहीं पे एक मतलब एक आदमी बैठे हुए थे, मतलब बिल्कुल पालथी वालथी मारकर मुड़कर पैर वैर बैठे हुए थे और उनके पहनावे से लेखक ने ऐसा अंदाजा लगाया कि वो एक लखनऊ के नवाब हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब लेखक ने वहां पे मतलब सज्जन को बैठे देखा और उसके सामने एक तौलिए पर खीरा भी रखा हुआ था, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि मतलब जैसे उन्होंने एंट्री ली वो जो आदमी था, वो जो नवाब था, उनका जो एक्सप्रेशन था वो थोड़ा चेंज हो गया। मतलब उन्होंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि जैसे मतलब वो कि ये आदमी यहाँ पे क्यों आपके टपक पड़ा, मैं कितना अच्छा अकेला जा रहा था लेकिन ये आदमी
यहाँ पे क्यों आ गया, ऐसा एक्सप्रेशन वो जो नवाब बैठे थे उन्होंने दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब लेखक ने ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है जैसे मैंने सोचा था कि मैं इस सफर में मतलब कुछ बातें सोचूंगा अपनी कहानी के लिए, तो हो सकता है ये भी कुछ उसी तरह मतलब कहानी लिखने के लिए कुछ बातें सोच रहे हो। या फिर उन्होंने ऐसा भी अनुमान लगाया कि नवाब तो होते मतलब नवाब थोड़े होते थोड़े शान और शौकत उनकी होती है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि मतलब ये नवाब है और इनको लगा हो कि मतलब ये आदमी आ गया, मैं इनके सामने खीरे को कैसे खाऊंगा, क्योंकि खीरा तो एक बहुत ही मतलब मामूली सा चीज होता है। इसलिए ये बात भी लेखक के दिमाग में आई कि हो सकता है कि मतलब नवाब साहब ऐसा सोच लिए हो कि मतलब इस आदमी के सामने मैं खीरा कैसे खाऊंगा, ये देखेगा मुझे खीरा खाते तो क्या सोचेगा कि नवाब होकर खीरा खा रहा है। तो लेखक ने ऐसा भी अनुमान लगाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब जब लेखक वहां पर उनके पास वाली सीट पे मतलब उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठे, तो नवाब साहब ने वैसा रिस्पांस नहीं दिया। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे कि हम जा रहे हैं और कोई मतलब किसी के साथ हम बैठ गए और दोनों अकेले, तो थोड़ा परिचय तो होता है कि भाई आप कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नवाब साहब ने रिस्पांस नहीं दिया। तो लेखक ने भी वैसा कुछ पूछताछ नहीं किया, सीधे मतलब बैठकर आंखें झुका ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो तो लेखक है, उनका काम ही है कल्पना करना, तो वो भी बैठ गए और कल्पना करने लगे, मतलब सोचने लगे कि क्या कारण हो सकता है कि मतलब नवाब साहब ऐसा बिहेव कर रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अब फिर से लेखक अनुमान लगाते हैं कि हो सकते हैं नवाब साहब ने भी ऐसा सोचा होगा कि चलो भाई अकेले सफर करेंगे, अकेले सफर का ही मजा लेंगे, लेकिन अब कोई दूसरा आदमी उनके सामने आकर बैठ गया है, तो फिर ये चीज हो सकता है उनको अच्छी नहीं लगी हो। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब ये भी सोचते हैं कि अब किसी मतलब आदमी के सामने अब खीरा कैसे खाएं, अगर मैं इतनी छोटी चीज खाऊंगा तो मेरी तो शान गिर जाएगी, मैं तो नवाब हूँ, अब कैसे खाऊं खीरा, मतलब असमंजस में हो सकता है पड़ गए होंगे नवाब साहब, ऐसा भी लेखक के दिमाग में ख्याल आते हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब लेखक जो थे उन्हें सामने मतलब सीधे फेस टू फेस उनका नहीं देख रहे थे, मतलब थोड़ा तिरछी नजर से उन्हें देख रहे थे, और नवाब साहब जो थे वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब अचानक से नवाब साहब ने मतलब उनसे संबोधन किया, मतलब उनसे बात किया। पहले तो किया आदाब अर्ज जनाब, पहले उन्हें आदाब किया, फिर पूछा कि खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगी, पहले तो आए तो ना कोई हाय ना कोई हेलो, अब अचानक से पूछ पड़े कि खीरा खाएंगे। भाप लिया, अब शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किरदा शौक फरमाए। अब लेखक को ऐसा लगा कि हो सकता है कि मतलब नवाब साहब चाहते हो मतलब कि हम भी उनकी इस हरकत में शामिल हो जाए, ताकि मतलब वो ऐसा दिखाना चाहते हो कि मतलब आप भी तो यही चीज खा रहे हैं, तो वही मतलब छोटी सी हरकत में मुझे भी शामिल कर लेना चाहते हैं। तो लेकिन लेखक ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, मतलब बोला कि नहीं धन्यवाद, आप खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे
खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। अब नवाब साहब ने फिर से खिड़की के बाहर देखा और फिर उसके बाद फिर क्या किया, मतलब जिस तौलिए पर खीरा रखा हुआ था उस खीरे के नीचे से तौलिया निकाला और तौलिए को झाड़ लिया, अच्छी तरह से झाड़ लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। उसके बाद जिस सीट पे वो बैठे थे उसके नीचे उन्होंने लोटा रखा था, तो उन्होंने लोटा बाहर निकाला और लोटे में रखे पानी से जो दोनों खीरे थे खिड़की के बाहर पानी डालकर धो डाला। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर पाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब जब खीरा उनका धुल गया तो उन्होंने फिर अपनी जेब से चाकू भी निकाला और फिर चाकू निकालकर खीरे की जो दोनों एज होती है मतलब उसे काटा और थोड़ा सा उस पे थोड़ा गोदा मतलब थोड़ा रब किया, क्योंकि खीरे में थोड़ा कड़वापन होता है और जो उसका जो सिरा होता है उसको काट कर अगर हम उसे थोड़ा रगड़ देते हैं तो उसका जो कड़वापन है वो निकल जाता है। तो उसके कड़वापन को निकालने के लिए नवाब साहब ने भी वैसा ही किया, थोड़ा सा उसका सिरा काट कर एज जो लास्ट कॉर्नर वाला पोर्शन होता है उसे काट कर उसे गोद कर झाग निकाल दिया। उस खीरे को बहुत ही मतलब आराम से उसको छीला और फिर फाँक में काट दिया, मतलब स्लाइस कर दिया खीरे का और फिर बहुत ही आराम से उस तौलिए पर सजाकर रख दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हासिल कर देते हैं। अब जो लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि खीरे का इस्तेमाल मतलब सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो वो क्या करते हैं कि खीरे के साथ साथ जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च भी साथ में दे देते हैं ताकि उससे खीरे का टेस्ट और भी ज्यादा मतलब बढ़िया हो जाए। तो इसलिए वो खीरे के साथ साथ में मतलब पुड़िये में नमक काली मिर्च मिला हुआ और साथ साथ लाल मिर्च भी दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब जो खीरे वाले ने उनको भी वो जीरा नमक और लाल मिर्च दिया था तो उसको नवाब साहब ने जो खीरा उन्होंने काटा था उस पर बुरक दिया, मतलब उस पर स्प्रिंकल कर दिया और उनका जो एक्सप्रेशन था खीरे को देखकर वो उनका जो मतलब पूरा एक्सप्रेशन बन रहा था खीरे को देखकर वो लेखक साफ साफ देख सकते थे, मतलब साफ साफ उनको पता चल रहा था कि लेखक को कितनी इच्छा है खीरे को खाने की। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब लेखक उन्हें मतलब कनखी से ही देख रहे थे, मतलब तिरछी नजर से देख रहे थे कि वैसे तो ये रईस बनते फिरते कि सबको दिखाते फिरते कि भाई देखो मैं नवाब हूँ, मैं इतना मतलब मेरे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो खीरे पर उतर रहे हैं, मतलब लोगों के सामने नहीं दिखाते लेकिन अभी अकेले हैं तो अकेले वो देखो अब खीरा खा रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नवाब साहब ने फिर से उनकी तरफ देखा, मतलब लेखक की तरफ फिर से देखा और फिर से पूछा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। जनाब लीजिए तो सही, लखनऊ का बालम खीरा है। मतलब बालम खीरा मतलब खीरे का एक किस्म, जैसे आम का भी कई किस्म होता है उसी तरह खीरे का भी एक किस्म है बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है,
किबला शौक फरमाए। अब लेखक उधर खीरे की तरफ देख रहे थे तो मतलब खीरा स्लाइस में कटा, फिर उस पर नमक मिर्च सब छिड़का हुआ था। तो ये देख के मतलब उनके मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन उन्होंने पहले मना कर दिया था, पहले ही बोल दिया था कि नहीं खाऊंगा। तो आत्मसम्मान भी निभाना मतलब जरूरी था, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होता है भाई। तो मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने फिर से बोल दिया कि नहीं आप खाइए, मेरा जो पेट है वो थोड़ा मतलब खराब है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो लेखक ने मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब नवाब साहब ने उस खीरे की तरफ नजर डाला। खीरे पे जो मतलब नमक मिर्च डाली हुई थी वो देखकर मतलब वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था उनको। मतलब उनको पहले से मन था खीरा खाने का, और उधर देखकर उनके मुंह में और भी ज्यादा पानी आ रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और फिर लंबी सांस ली। फिर उसके बाद खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फिर खीरे का एक स्लाइस जो था वो उठाकर अपने होठों तक लाए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। अब खीरा जो मुंह के पास लाया उसे सूंघा, और फिर मतलब जब मतलब उसे उन्होंने सूंघा तो उन्होंने मतलब उन आंखें बंद हो गई। मतलब इतना जो स्मेल था वो मतलब मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब जब वो मतलब फांक को अपने मुंह तक लाया, उसे सूंघा, तो सूंघने के बाद उनके मुंह में पानी आ गया, लेकिन नवाब साहब ने अंत में उस खीरे को खाया नहीं, उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। उसी तरह जितने भी स्लाइस उन्होंने जितने भी टुकड़े मतलब किए थे खीरे के, उन्होंने सबके साथ वैसे ही किया। मतलब अपने नाक के पास ले गए, उसकी स्मेल को उस स्मेल का आनंद लिया, और फिर लास्ट में खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब ने मतलब खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया, उसके बाद फिर तौलिए से हाथ मुंह पोंछ लिया। मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि मानो जैसे सच्ची में उन्होंने खीरा खाया हो। और फिर लेखक की तरफ देखा और मतलब ऐसा कहना चाह रहे हो, मतलब आंखों से ऐसा कहना चाह रहे हो कि देखो भाई ये है हम खानदानी रईसों का तरीका, ऐसी छोटी चीज को मुंह तक नहीं लगाते। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। उन्होंने उतना पहले खीरे को धोया, फिर छीला, काटा, उस पे नमक मिर्च छिड़का, तो उस सारी जो मतलब चीजें थी उससे वो थक गए थे और थक कर फिर वो लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। लेखक ने अब क्या किया, लेखक अब मतलब उनके सम्मान में सिर झुकाकर बैठ गए। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? अब जो लेखक थे वो मन में सोच रहे थे कि हाँ भाई ये तो मतलब ठीक है, मतलब खीरे का ऐसे मतलब देखकर ही स्वाद लेना ठीक है, बढ़िया है, लेकिन क्या ऐसे में सच्ची में हमारा पेट भर सकते हैं? क्या सच्ची में मतलब भूख मिट भी सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेरे पर बोझ डाल देते हैं। अब फिर लेट के फिर नवाब साहब ने डकार भी लिया और फिर कहने लगे कि हाँ खीरा लजीज होता है, मतलब खीरा टेस्टी तो होता है लेकिन मतलब होता है शकील, मतलब थोड़ा मतलब अपच कर देते हैं, जल्दी पचने वाला नहीं होते हैं। नामुराद मेदे पर बोझ डाल देते हैं, मतलब जल्दी पच नहीं पाते हैं, तो मतलब पेट में अपच हो जाती है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब
लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गया, मतलब उन्हें अब पता चल गया कि अच्छा अब मेरी अगली कहानी यही होने वाली है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकते हैं, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब लेखक की समझ में आया कि अच्छा बिना मतलब खाए ही उस चीज का स्वाद लिया जा सकते हैं, उसका मजा लिया जा सकते हैं, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों की कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक को समझ में आ गया कि अब मतलब बिना विचार, घटना, पात्रों की भी कहानी बन सकती है। अब ये तो एक अलग बात हुई कि मतलब बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी बन सकती है, लेकिन इसमें लेखक ने एक और चीज पे व्यंग किया है, वो है नवाबी की तरफ, कि मतलब नवाब सिर्फ ये लखनऊ के नवाब की ऐसी मतलब सोच नहीं है, मतलब वो सिर्फ लखनऊ के नवाब भी ऐसे दिखाने के लिए नहीं करते, मतलब हम सब में एक नवाब है जो कि अपनी सिर्फ दिखावट के लिए, मतलब अपनी शान और शौकत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे उसमें उनका नुकसान ही क्यों ना हो। हम सब में एक नवाब छुपा हुआ है और उस नवाब को पहचानने और उसे बाहर निकालने की जरूरत है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।